Hey nerds, I'm Nitin. Time एक illusion है, right? What it tells you is that you can keep track of time even though you have no freaking idea what's going on. Because all that matters. और ये हम कैसे मान ले? मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद तो ये नहीं कहा कि टाइम एक इल्यूजन है। वेल आयरॉनिकली अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इन्होंने टाइम को एक इल्यूजन की तरह बताया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम के बारे में कुछ ऐसा लिखा था, हमारे जैसे लोग जो फिजिक्स में विश्वास करते हैं वही चीज़ समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, वो ये है कि ये सब एक इल्यूजन है। Time is personal to us. This is what Einstein had discovered. There's no such thing as absolute time. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एक इंसान जो सी लेवल के पास से 1 बिलियन सेकंड कम एज होगा उस इंसान की तुलना में जो माउंट एवरेस्ट के टॉप पे है। पहले ऐसा क्यों? जनरल रिलेटिविटी में इस फिनोमेना को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा गया है। टाइम डायलेशन के पीछे का लॉजिक ये है कि जो ऑब्जेक्ट जो काफ़ी मास के होते हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर लेते हैं और इसी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ऑब्जेक्ट के पास का स्पेस टाइम बेंट हो जाता है और अच्छा शब्द यूज़ करो तो वार्प हो जाता है। लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। ये बात तो छठी क्लास के बच्चे को पता होगी, बट ऑब्जेक्ट्स विद हाई ग्रेविटेशनल फील्ड इसको भी बेंड कर देते हैं। क्या आप कह सकते हैं ऐसा लगता है कि बेंड कर देते हैं, और यही सेम चीज़ टाइम पे भी अप्लाई होती है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। हम एक इंसान को लेते हैं जो अपना मेन ऑब्जर्वर है। पहले मैं ऐसे रखूंगा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में, तो इसके लिए टाइम नॉर्मली चलेगा, मतलब इसको ऐसा फील होगा कि सब नॉर्मल है। पर अगर मैं इसको उठा के रख देता हूँ वीक ग्रेविटी में तो इसको लेकर टाइम स्लो मूव कर रहा है। वही वीक ग्रेविटी में क्लॉक्स तेज चलती है, बट इसके अपोजिट स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में क्लॉक्स धीरे चलती हैं। इसी रीज़न की वजह से सी लेवल पे आप 1 बिलियन सेकंड कम एज होंगे, क्योंकि वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है इन कंपैरिजन टू पीक ऑफ द अर्थ। जितनी तेज से कोई मूव करता है उसके लिए उतने धीरे टाइम बीतता है इन रिलेशन टू स्टैटिक ऑब्जर्वर। स्टैटिक ऑब्जर्वर मतलब ऐसा कोई जो मूव ना कर रहा, कुछ ना कर रहा, बस खड़ा हो वहाँ और देख रहा हो आपको। टाइम डायलेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है, जहाँ क्रू जाता है एक प्लैनेट पे जिसका नाम होता है मिलर्स ओशन प्लैनेट, जहाँ का 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक मैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा होता है जिसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह पे मिलर प्लैनेट पे बहुत स्ट्रांग ग्रेविटी क्रिएट होती है जो रिजल्ट करता है इस फिनोमेना में। इस मूवी में उनके लिए तो टाइम बिल्कुल नॉर्मली मूव करता है, बट अर्थ की क्लॉक पर वो टाइम 7 घंटे नहीं 7 लंबे सालों के बराबर होता है। और यहाँ से टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट एक मुट्ठी बन जाता है। अच्छा क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में चले गए? वेल पहले तो ब्लैक होल में एक पॉइंट होता है जहाँ से कुछ नहीं एस्केप कर सकता, ना ही लाइट, जिसे कहा गया है इवेंट होराइजन। तो पहली चीज़ तो ये होगी आप टाइम को एक्सपीरियंस करना बंद कर देंगे और आप वंडर करेंगे मैं कुछ तो फील कर रहा हूँ बट पता नहीं। जस्ट किडिंग, आप कुछ नहीं फील करेंगे क्योंकि आपके चीथड़े हो जाएंगे कुछ ही सेकंडों में, वो भी एटम बाय एटम। इसका एक नाम भी है स्पेगेटिफिकेशन, क्योंकि स्पेगेटी ऐसी ही दिखती है, आपका कुछ ऐसा हाल हो जाएगा। चलिए एक ऑब्जर्वर को लेते हैं जो आपके चिथड़े होते हुए देख रहा है और काफ़ी एंजॉय कर रहा है, जो रियली पॉसिबल नहीं है बिकॉज ब्लैक होल का ग्रेविटेशन पुल इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो भी अंदर आ जाएगा। तब भी इसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं। ये हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वर आपके चिथड़े होते हुए देखेगा डिकेड्स तक, वो आपके लिए कुछ मिली सेकेंड्स होंगे, जो बताता है ब्लैक होल के अंदर का टाइम डायलेशन। वेल ये तो सिर्फ आइंस्टाइन का एक व्यू था कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक इल्यूजन है और ये सब अपने टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं और जैसी चीज़ें होनी होंगी वैसी ही होंगी, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। एक और व्यू जो सर्च करता है कि पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है बट सब साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ, जिसकी बात इनने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में करी है। Look, I could swing around that neutron star to decelerate. No, it's not that. It's time. The gravity on that planet will slow our clock compared to Earth's drastically. I bet. Well, every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Well, that's relativity, folks. द ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या है ये थ्योरी। जैसे कि आप अभी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं, फॉर एग्जांपल वो लोकेशन हो सकती है आपका टॉयलेट, बट ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं और जा नहीं सकते कि दूसरी प्लेसेस एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट करती हैं बट सिर्फ आप प्रेजेंटली वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं। ये रहा आपके सामने एक 4 डायमेंशनल ब्लॉक जिसमें पूरा यूनिवर्स है, गैलेक्सीज, स्पेस एंड टाइम। अगर इस पॉइंट को एक्सपेंड किया जाए तो हमें फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट एक ही साथ साइमल्टेनियसली वर्क करते हुए दिखाई देंगे। और ये ब्लॉक थ्योरी टाइम ट्रेवल को भी सपोर्ट करती है, बट उसको अचीव करने के लिए हमें लाइट की स्पीड को पहले अचीव करना पड़ेगा, क्या शॉर्टकट्स ढूंढने पड़ेंगे जैसे कि वर्म होल्स। बट अगर कोई सोचता भी है ये कि मैं तो
जाके पास्ट में अपना प्रेजेंट का फ्यूचर चेंज कर दूंगा, क्या कर दूंगी। तो यहाँ अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा कम कर ले, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि तीनों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास्ट को चेंज करने से आपका फ्यूचर के प्रेजेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पास्ट में जाने का मतलब सीधा यही है कि आप वहाँ जाके भी बिना हाथ पैर के लंगूर होंगे, क्योंकि ब्लॉक में आपका ओरिजिनल पास्ट पहले ही लिख चुका है। वेल, ये तो काफी हाइपोथेटिकल थ्योरी है, प्लस ये टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट भी। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी टाइम डायलेशन की, जो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर आती है। टाइम को हम ऐसे इल्यूजन नहीं कह सकते जब तक हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज नहीं हो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। स्पेशल रिलेटिविटी दो पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। अगर दो लोग इनर्शियल फ्रेम में हैं रिलेटिव टू ईच अदर, तो उनके लॉज ऑफ फिजिक्स सेम होंगे। इनर्शियल फ्रेम मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, जहाँ एक्सेलरेशन ना हो रहा हो क्योंकि बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, जहाँ न्यूटन का पहला लॉ एप्लीकेबल हो, एनीथिंग इन यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। पोस्टुलेट नंबर 2, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम सबके लिए सेम होती है। इसको इससे नहीं फर्क पड़ता कि ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में है क्या, सोर्स क्या है लाइट का। इसी थ्योरी की वजह से बहुत सरप्राइजिंग कॉन्सिक्वेंसेस निकल के हैं, जैसे कि टाइम डायलेशन इक्वल्स टू mc², जो हमने काफ़ी पढ़ा है। और इसका मतलब ये नहीं होता, मतलब एनर्जी और मास दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं और एक दूसरे में कन्वर्टेबल भी होते हैं। रिलेटिविटी और साइमल्टेनिटी, इसको एक एग्जाम्पल क्या समझते हैं। इमेजिन करिए एक रोल्स रॉयस जा रही है, उसमें एक अमीर बैठा है और उसके ही रिलेटिव एक बाहर आदमी है जो फटे पुराने कपड़े में बैठा है, और एकदम से बिजली गिरी दोनों तरफ, कार के पीछे भी और आगे भी, और एक ही साथ गिरी, मतलब साइमल्टेनियसली। एक तरफ उस अमीर को लगेगा कि बोल्ट ऑफ लाइट उसके आगे गिरा है क्योंकि उसके लिए एक ही व्यू विजिबल था, वही उस गरीब को लगेगा कि बोल्ट ऑफ लाइटनिंग एक साथ गिरी है। तो इसी एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि किसी ऑब्जर्वर के लिए कोई इवेंट साइमल्टेनियस हो सकता है, वहीं दूसरे के लिए नहीं। अब बात करते हैं जनरल रिलेटिविटी की, जो कुछ सालों बाद ही आइंस्टाइन ने पब्लिश करी स्पेशल रिलेटिविटी के बाद। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है, जैसे कि इस थ्योरी का प्राइमल फोकस ग्रेविटी है। अगर मैं इसको शॉर्ट में सम अप करना चाहूँ तो एक एग्जांपल के साथ करना चाहूँगा। जैसे कि ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है इक्विवेलेंस प्रिंसिपल का, तो इस एग्जाम्पल में भी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम दो लोगों को लेते हैं, पहला है जियान, दूसरा है नोबिता का पापा। नोबिता के पापा ने जियान को स्पेसशिप में भर के स्पेस में भेज दिया क्योंकि वो नोबिता को बहुत परेशान करता था। वो स्पेसशिप 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही थी। वहीं नोबिता का पापा अपने कमरे में चाय गपक रहा था। क्या दोनों कुछ डिफरेंट फील होगा? नहीं, तब तक तो नहीं जब तक जियान अपनी स्पेसशिप की विंडो न खोल ले और उसको लगे कि वो तो अर्थ पर ही है। और ये रहा आपका इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, जो कहता है एक्सीलरेटेड मोशन एंड बीइंग एट रेस्ट अंडर ग्रेविटी इज फिजिकली आइडेंटिकल। अगर हम किसी बॉडी को कहीं ऊपर से फेंकते हैं तो सिर्फ उस पर एक फोर्स एक्ट करती है, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे कितना भारी हो क्या हल्का हो, सब एक ही टाइम पे फॉल करते हैं। कैसे देखिए, अगर हम एक कॉटन का टुकड़ा लेते हैं और बास्केटबॉल को लेते हैं और दोनों को फ्री फॉल कराते हैं तो वो दोनों एक ही समय पे नीचे आएंगे, पर एक शर्त है कि मोशन अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होना चाहिए। और हमारे वर्ल्ड में दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस, जो ऐसा कई बार पॉसिबल नहीं होने देते हैं। और इसी थ्योरी में आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को कर्व भी बताया था। यस, चलिए इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जान लेते हैं, जैसे कि अगेन टाइम डायलेशन और लाइट रे बेंट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्पेस टाइम कर्व। और रोटेटिंग मास, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी अर्थ स्पेस टाइम को अपने साथ ही रोटेट करती है। इतनी इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटिविटी मोर देन इनफ थी इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है। Freak out. I don't want your head to explode. You ready? Yeah. Okay. No, you're not ready. You ready? No, I'm ready. I'm ready. Okay. The faster you go, the slower time ticks. Say that again. The faster you move, the slower time ticks for you, as seen by others. Right. As you approach the speed of light, time continues to slow down. Yes. At the speed of light, time stops. Which means for a photon moving at the speed of light, when it is absorbed in your retina, it is the same instant it was emitted at the Big Bang 14 billion years ago. कई फिलोसफर फिजिसिस्ट से जब ये पूछा गया कि टाइम क्या कोई फिजिकल एंटिटी है, तो उनका आंसर ऑब्वियसली नो था। उन्होंने ये कहा टाइम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फिजिकल स्टेट से आती हो, बट ये हमारी ही मेंटल स्टेट से आती है। टाइम को एक एरो की तरह समझिए जिसके पास एक डायरेक्शन है और फ्लो है। बट क्या सच में ऐसा है? क्योंकि रियलिटी में कुछ चेंज नहीं होता, कोई फ्लो नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। चलिए फिर से अपनी ब्लॉक थ्योरी पे आते हैं और बात करते हैं चेंज की, क्योंकि जिसे हम चेंज कहते हैं वो कुछ है ही नहीं, एक इल्यूजन के सिवा। ये असली में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पास्ट है जो ब्लॉक में पहले से ही है, फिर प्रेजेंट है जो हो रहा है, और फ्यूचर है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी तक। तो क्या चेंज हो रहा है रियली? जो रियली एग्जिस्ट करती है चीज़ वो हमारे ब्रेन में है एज अ मेमोरीज, और जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं करंटली।
वहीं एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट जूलियन बार्बर कहते हैं टाइम को खूब सारी पिक्चर्स की तरह समझिए जो कंटिन्यूसली कुछ इस तरह, जिससे हमें टाइम पता चलता है, हमें फील होता है। मैं अगर आपकी तरफ देखूँ, आप मुझको देख के अपना सिर हिलाएं, तभी मुझे पता चलेगा कि टाइम चेंज हो रहा है। बार्बर के लिए चेंज तो रियल है बट टाइम नहीं। इनके अकॉर्डिंग चेंज की वजह से हमारा दिमाग जान पाता है कि टाइम फ्लो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मैनी फिजिसिस्ट हम टाइम को साइकोलॉजिकली रियल एक्सपीरियंस करते हैं बट फंडामेंटली ये कोई रियल चीज़ नहीं है। अगर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत डीपली स्टडी करें तो वहाँ से हमें पता चलेगा टाइम को ऐसा कॉन्सेप्ट क्या एलिमेंट नहीं है जो ज़रूरी होता है रियलिटी को बनाने में। जब इस दुनिया में कुछ नहीं था बिग बैंग से पहले सपोजिबली, तब क्या टाइम था? यस, बट क्या उसे कोई एक्सपीरियंस करने वाला था? नहीं। कुछ चेंज हो रहा था? नहीं। तो इससे हमें एक बहुत अजीब व गरीब बात पता चलती है कि टाइम इंडीड एक इल्यूजन है जो हमारे ब्रेन ने बनाई है, बट एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे जाने के साथ ख़त्म हो जाएगी। इस इल्यूजन से भरी दुनिया का टाइम तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, बट हमारी पूरी दुनिया, हमारी रियलिटी ही इल्यूजन से भरी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंडियन अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट शीलादत्त दास शर्मा का मानना था कि अर्थ पहले पर्पल थी। जैसे कि हम सबको पता है प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, जो ब्लू और रेड लाइट को तो अब्जॉर्ब कर लेता है बट ग्रीन लाइट को नहीं कर पाता। बट शायद आज से 2 से 4 बिलियन साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि तब प्लांट्स में क्लोरोफिल की बजाय एक ज़्यादा सिंपल मॉलिक्यूल रेटिनल पाया जाता था जो ग्रीन लाइट को तो अब्जॉर्ब कर लेता था बट रेड और ब्लू लाइट को ट्रांसमिट कर देता था, जो हमें देता था मैजेंटा कलर। और तब शायद अर्थ ऐसी ना दिख के ऐसे दिखती। अगर आपको इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना है तो आपको जाना होगा ऑस्ट्रेलिया, जहाँ आपको लेक हिलर दिखाई देगी। बट इस पर्पल अर्थ हाइपोथेसिस का रिलेशन क्या था इल्यूजन से? वेल, हम कई ऐसी चीज़ों को फैक्ट मान लेते हैं जो शायद सच में सच नहीं होती। जैसे कि सब मानते हैं ग्रीन है, ग्रीन थी जब से प्लांट्स हैं और ग्रीन रहेगी। बट अगर 0.9.1% भी पॉसिबिलिटी है पर्पल अर्थ हाइपोथेसिस के सच होने की, तो ये फैक्ट किस काम का हुआ? तो हम अपनी नॉलेज फैक्ट को डाउट क्यों नहीं करते? वेल, इसका भी नाम है द नॉलेज इल्यूजन। 2012 में ये पता चला कि 26% अमेरिकन ये मानते हैं कि सन अर्थ के चक्कर लगाता है। स्टूपिड राइट? मे बी वो ना स्टूपिड हो, हम स्टूपिड हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ये ऑब्जर्व करने के बजाय कि अर्थ सन के चक्कर लगाता है, बस दूसरे लोगों से इसके बारे में सुना है अपनी ज़िंदगी भर और इसको मान लिया है। शायद ही 26% लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि हाँ, सन ईस्ट को उगता है और वेस्ट को छुपता है, और फिर ये सोचा हो कि शायद ऐसा हो सकता है कि सन चक्कर लगाता हो अर्थ के। वेल, मैं इनकी बात को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सही नहीं है, बट मैं जिस बात पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हमको चीज़ नहीं पता है, ये हमको मानना पड़ेगा कि हम दूसरों के फैक्ट्स और नॉलेज पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो कोई बहुत बड़ी ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड तो ऐसे ही चलती है। और दूसरों पर विश्वास करना ये दिखाता है कि एज ए स्पीशीज हम कितना ग्रो कर चुके हैं। जहाँ पहले एक टाइम पे एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंक देते थे लोग बस खाने के लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे ग्लोबल वार्मिंग कौन कॉज कर रहा है? वेल, हम ह्यूमंस। ऐसा कहता है मेरा दोस्त गुड्डू, बट बबलू वहीं उससे कहता है तुमको कैसे पता? तो गुड्डू कहता है वेल, मुझे इसके बारे में साइंटिफिकली सब पता है, साइंटिफिक मेथड्स पता है, मैंने डेटा को एनालाइज किया है, रिसर्च करी है। तो बबलू रिप्लाई करता है इसका, तो तुम साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ एग्री करते हो, ये तो तुम्हारा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं हुआ। जैसे मैं बबलू साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता सिर्फ साइंटिफिक पार्ट देखने से ही हमें इस समस्या का रूट मिल जाएगा। तो बबलू और गुड्डू की कन्वर्सेशन से हमें ये पता चला कि हम किसी भी बात पर विश्वास करते हो क्या नहीं, बट एक्चुअली हमें खुद नहीं पता वो सही है क्या नहीं। हम रियलिटी को सिर्फ ऊपर से देख के नहीं जज कर सकते, हमें थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, क्वांटम रियल में जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनको कौन नहीं जानता, जो काफ़ी छोटे होते हैं साइज में। वेल, यू आर मेड आउट ऑफ देम। एक नॉर्मल इंसान इलेक्ट्रॉन को कैसे जानता है? ऐसे, राइट? इसलिए इसको पार्टिकल कहते हैं। बट इस दुनिया में कुछ भी चीज़ सीधी नहीं है, और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स तो बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नेचर शो नहीं करता है, बट वेव नेचर भी शो करता है। सरप्राइजिंग, राइट? इसको कहा गया है वेव पार्टिकल डुअलिटी। बट काफ़ी लंबे समय तक यही फंडामेंटल पार्टिकल थे, बट फिर एंट्री हुई म्यूऑन्स, क्वार्क, ग्लूऑन्स जैसे पार्टिकल्स की। सोच के देखिए, एक समय पे लोगों को एटम्स के बारे में तक नहीं पता था, बट आज हमें इन सारे पार्टिकल्स के बारे में पता है, जो सब काफ़ी इल्यूजनरी हैं। पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, पर इनके पास कोई डायमेंशन नहीं है। ये पॉइंट पार्टिकल्स हैं जो फिक्स्ड स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। इन पार्टिकल्स को थिंग समझने के बजाय एक इवेंट समझा जाता है, और इन पार्टिकल्स के पास ऐसी शक्ति है कि ये एक समय पे बहुत जगहों पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। वेल, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ भी है, ये तो हर जगह है।
इसे ही कहा गया है सुपरपोजिशन। और ये पार्टिकल्स इतने इल्यूजनरी और अनप्रिडिक्टेबल हैं कि आइंस्टाइन से पूछा गया आपके लिए सबसे बड़ा फिजिक्स का क्वेश्चन कौन सा है, तो इन्होंने कहा मुझे सिर्फ ये जान के खुशी होगी कि क्या एक इलेक्ट्रॉन सच में एग्जिस्ट करता है। बट ये पार्टिकल्स हम सब किसी एनर्जी से जुड़े हैं। फंडामेंटल लेवल पे कोई चमत्कार नहीं हो तो सब ऑपरेट करने लगता है, नहीं, सब एनर्जी से होता है। मतलब किसी एलिमेंट को कैसे पता कि उसको अपना कलर चेंज करना है? एनर्जी से। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से उठ के एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब एक कलर चेंजिंग का फिनोमेना देखने को मिलता है। बट ये इलेक्ट्रॉन कैसे गया? एनर्जी से। हाँ, मुझे पता है इन सारे प्रोसेसेस में भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट ये ऑपरेट क्यों करते हैं? एनर्जी की वजह से। चलिए एनर्जी बहुत कर लिया, अब आ जाते हैं अपनी ऊपरी दुनिया की तरफ। Think about it as science, for all of its incredible breakthroughs and wonderful theories, has only been studying our headset. Science has not yet been studying objective reality outside of our space-time virtual reality that, from an evolutionary point of view, was just evolved as a way for us to play the game of life and stay alive long enough to reproduce, not to show us the truth. So we have really, in the last 4 or 5 centuries, really gotten to be wizards of our headset, wizards of the Grand Theft Auto game. But just because you're a wizard of Grand Theft Auto does not mean that you know anything about the circuits and software that are running the game. And for someone who thinks that they know everything when all they know is Grand Theft Auto, means they're still stuck in the headset. 1990 में एक स्टडी कंडक्ट करी गई 2 फेज में। फेज 1 अप्रैल में रखा गया जहां बच्चों को ये पिक्चर दिखाई गई, तो उन्होंने कहा ये रैबिट है। और दूसरा फेज अक्टूबर में रखा गया तो उन्होंने कहा ये डक है। वेल ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहला बैच ईस्टर के समय पर रखा गया था और ईस्टर के समय वेस्टर्न कंट्रीज में रैबिट एक सिंबल की तरह माना जाता है, तो इसीलिए उन्होंने रैबिट को चुना क्योंकि उनके दिमाग में फोटो बन गई होगी रैबिट्स को देख देख के, जबकि इमेज में मुझको तो क्लियरली एक डक दिखाई दे रही है। जैस्ट्रो एक फेमस राइटर ने अपने एक एसे में लिखा, हमारा ब्रेन हमें चीज़ें बताता है, दुनिया का सेंस बनाने में हमें मदद करता है उस हद तक जब तक सारे गैप फिल ना हो जाए, चाहे वो गलती क्यों ना हो। इसीलिए कई बार हमारे पास ऐसी इन्फो होती है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, पर तब भी कैसे ना कैसे हम उसका कुछ ना कुछ पता लगा लेते हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक इल्यूजन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे बहुत सारे इल्यूजन्स हैं। इस पिक्चर को देखिए, इसमें लाइन ए लाइन बी से छोटी है, राइट, बट रियलिटी में दोनों आइडेंटिकल हैं। चलिए अब इस इल्यूजन की बात करते हैं, बट पहले आप इस लेफ्ट वाले डॉट पे फोकस करिए। कर लिया। अब ये बताइए कि लेफ्ट वाला डॉट कैसे मूव कर रहा है? डायगनली लेफ्ट से राइट और फिर लेफ्ट, बट रियलिटी में ये वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। और अब ये तुमको भी दिखने लगा होगा। पैट्रिक कैविना एक न्यूरोलॉजिस्ट जो कहते हैं हम रियलिटी को नहीं देखते हैं, हम उस स्टोरी को देखते हैं जो हमारे लिए बनाई गई होती है। और ये ऑप्टिकल इल्यूजन्स पे इस पे काम करते हैं क्योंकि अपनी रियलिटी इसी पे काम करती है। जब लोगों को 2 इल्यूजन सिखाए गए, एक अपना वाला इल्यूजन और दूसरा जिसमें सच में डॉट डायगनली मूव कर रहा है, तो पता चला हमारा विजुअल सिस्टम देखने और चीज़ें परसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इन इल्यूजन से पागल नहीं बनता है। ये दोनों एनिमेशन हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में डिफरेंट पैटर्न क्रिएट करते हैं, बट जब हमारा ब्रेन इन दोनों को डिफरेंटली देखता है तो हम इन्हें सेम क्यों? क्योंकि एरिया जो हायर थिंकिंग के लिए डेडिकेटेड होता है वो कहता है कि दोनों एनिमेशन डायगनली मूव कर रहे हैं, बट बायोलॉजिकली भी हम रियलिटी को नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमारा सेंसरी सिस्टम लैग करता है और हम जो भी चीज़ देखते हैं 50 मिलीसेकंड्स पहले ही हो चुकी होती है। तो फिर कैसे एक आउटडेटेड इन्फो को ब्रेन रियलिटी में बदल देता है? वेल, ब्रेन प्रिडिक्ट करता है कि कोई चीज़ कैसे होगी क्या जाएगी उसके होने से पहले। वो हमें एक स्टोरी बताता है कि एक ऑब्जेक्ट किधर जाएगा और आखिर में जाके वो स्टोरी रियलिटी में बदल जाती है। वेल, इससे रिलेटेड एक ऑप्टिकल इल्यूजन भी है, द फ्लैश लैग इल्यूजन। ये रेड डॉट अक्रॉस द स्क्रीन ट्रेवल कर रहा है और वहीं ये ग्रीन डॉट तब फ्लैश कर रहा है जब दोनों एक साथ एक लाइन में आ जाते हैं, तब भी ये रेड डॉट ग्रीन डॉट के आगे लग रहा है। तो इससे पता चलता है जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं वो सिर्फ प्रेडिक्शन है, क्योंकि अगर हम अपनी एक्चुअल सेंसरी इन्फॉर्मेशन से काम करते तो एक्सीडेंट से कॉमन बात हो जाती। मतलब मेरा कहने का मतलब है एरर्स कैटास्ट्रॉफिकली हाई हो जाते हैं। कलर एक सबसे बड़ा धोखा है, राइट? अगर हमारी आंखों को निकाल के एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाता जो लाइट के कलर की वेवलेंथ का पता लगाता तो ये सबसे घटिया डिवाइस होता है, क्योंकि कई बार हमें कुछ कलर वैसे नहीं दिखाई देते जैसे वो रियलिटी में होते हैं। इसको देखिए, जिसमें लेफ्ट साइड ज़्यादा ग्रे दिख रही है राइट से, बट रियलिटी में दोनों एक ही ग्रे के शेड हैं। आप अपनी उंगली को बीच में रखिए जहाँ एक पार्टीशन जैसा बना है, राइट है ना दोनों से? इसे कहा गया कॉन्सेप्ट इल्यूजन। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड का स्क्वायर का राइट एज की शेडो ज़्यादा डार्क है और लेफ्ट साइड के स्क्वायर का लेफ्ट एज की शेडो ज़्यादा लाइट है, और इन शेडोज की वजह से हमारा ब्रेन इस सिंपल सी इमेज को 3D देखता है। अब इस इमेज को देखिए जहाँ 6 डिस्क हैं, कुछ पर्पल और कुछ येलो, बट इन रियलिटी सारी डिस्क डार्क पिंक हैं, बट सिर्फ इसके बैकग्राउंड की वजह से डिफरेंट दिख रही हैं। बट ये हुआ क्यों? कोन्स की वजह से, जो हमारे रेटिना में होते हैं, जो हमारे विजन को कलर देते हैं, क्योंकि कोन्स कुछ शेप्स कलर को बहुत अच्छे से परसीव करते हैं और कुछ को नहीं, और ये कोन्स थक भी जाते हैं किसी कलर चीज़ को बहुत देर तक देखने से। इन कलर इल्यूजन से हमें पता चलता है कि कैसे हमारा ब्रेन इस दुनिया का सेंस बनाने की कोशिश करता है। मेकिंग सेंस से याद आया इल्यूजन ऑफ सेपरेशन। फिर ये क्या है?
आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हम सब कनेक्टेड हैं। बस यही है इल्यूजन ऑफ सेपरेशन, कि बिलीव करना सेपरेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। सारे बीइंग्स और थिंग कनेक्टेड जो फंडामेंटली एक ही हैं। ये बिलीफ हमें दूसरे लोगों से और जोड़ता है। हम एक वेब में हैं जिसमें सारी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जिस ग्राउंड पे हम खड़े हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे पे डिपेंड करता है। और यही रियलाइजमेंट कि हम दुनिया से अलग नहीं है, हम भी इसका पार्ट है। हमारा भी हर दूसरे इंसान की तरह इस दुनिया पे इम्पैक्ट, ये हमें एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग देता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भी। बट ये बाहर चीज़ों तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है, ये हमारी बॉडी पर भी वर्क करता है। इसे कहा गया था माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। ये आइडिया है कि माइंड और बॉडी दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बट इनका थीसिस इतना खास नहीं था। और आज भी वैसे माइंड बॉडी सेपरेशन का आइडिया साइंस में काफ़ी पॉपुलर है, बट तब भी रिसेंटली ये पता चला कि कैसे हमारे थॉट्स हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। बट बात यहीं तक एंड नहीं होती। क्या आप किसी की स्टोरी से इतना इफेक्ट हुए हैं जिससे आपके इमोशंस जाग पड़े हों? हुआ है तो इसे कहा गया कनेक्शन बिटवीन हेड एंड हार्ट। जब हम प्रेशर में होते हैं, क्या हमारे इतना टाइम नहीं होता कि हम सामने वाले की बकबक सुन पाएं, तो हम इनकी बातों से इतना कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि तब हमारे हेड और हार्ट के बीच इतना कोई कनेक्शन नहीं बैठता। बट ये एक फैक्ट है कि दूसरों की बातें सुनना और कुछ शेयर करना उन कुछ एक्टिविटीज़ में से है जो हमारे ब्रेन को एक्साइटेड कर देता है, जो सिर्फ पॉसिबल जब हेड और हार्ट के बीच में कनेक्शन बैठता है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है अटेंशन, पेशेंस की। बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या आप बिलीव करते हैं? मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहा यहाँ, बट मैं यहाँ हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। क्या जो आपने पकौड़े खाएं, क्या जो आपने मोबाइल पे चैटिंग करी, मीम्स देखे, केमिस्ट्री टीचर को मैथ सेल करते हुए देखा, वो सब क्या एक्चुअली मूवमेंट्स थे? क्या सिर्फ मेमोरीज? क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर भी हुई अदर देन आवर माइंड? क्या जब टाइम एक इल्यूजन है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे हुई? हमने अपना इतना टाइम अर्थ पे स्पेंड किया है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज सुनी है जो रियल हैं, राइट? आर वी रियली श्योर? मतलब कौन कह सकता है कि मेड अप स्टोरीज नहीं है? क्योंकि पर्सनली मुझे ये स्टोरीज रियल वर्ल्ड के लिए काफ़ी ड्रामेटिक लगती हैं। बट ये भी एक फैक्टर है कि जो हम प्रेजेंट में एक्सपीरियंस करते हैं वो एक्सपीरियंस होता है रेदर देन स्टोरी। इसीलिए इसको मैं स्टोरीज कह रहा था कुछ सेकंड्स पहले। वो लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जो उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आज से कई साल बाद इस समय की स्टोरीज बताई जाएंगी, और तब शायद मेरे जैसा कोई गधा हो जिसे वो ओवर ड्रामेटिक लगे।